नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 यानी कहने का सही हुआ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025। पेट मीन्स प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और इसका इंग्लिश देखें तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है और यह समसामयिक घटना चक्र के नोट्स है। इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी है। इसमें मूल पॉइंट पर चलते हैं, ज़्यादा बैकग्राउंड पर देखें तो इसमें अनुक्रमणिका दिया गया है। अनुक्रमणिका के अंतर्गत देखें तो ये सिलेबस इसका है। सिलेबस देखें तो कुल मिलाकर 15 टॉपिकों के अंतर्गत ये सिलेबस कवर किया गया है। इसमें ध्यान दें कि सिलेबस के अंतर्गत जो 15 टॉपिक है उसमें से प्रथम 10 टॉपिक 5 नंबर के यानी 50 नंबर वेटेज है और आखिरी के 5 टॉपिक जो है वो 10-10 नंबर के हैं यानी इसका भी 50 नंबर का वेटेज है। टोटल देखें तो इसमें 100 प्रश्न है, 100 मार्क्स हैं यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तो 1/4 का पेनाल्टी स्वरूप यानी दंड स्वरूप आपके सही आंसर से काट लिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना इसका भी है। आज का लेक्चर देखें तो जो आधारित हुआ अंग्रेजी पर आधारित है यानी इसमें देखें जो 5 नंबर का हिंदी, ये ध्यान रखें कि जो हिंदी था सामान्य हिंदी यानी कॉमन हिंदी, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने देखा था सामान्य हिंदी में कुल मिलाकर 9 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों में कोई 5 टॉपिक से ही प्रश्न पूछेगा, 4 को स्किप करेगा वह। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी सेट में ये अपना जो है एक यानी इसमें देखें तो 2 दिन एग्ज़ाम होगा, उसमें दोनों पालियों में यानी कुल मिलाकर 4 सेट में एग्ज़ाम कराएगा, तो किसी न किसी में ये जो है ऐड कर सकता है। तो ये सामान्य हिंदी रहा। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है तो 5 नंबर के प्रश्न है। इसके अलावा देखें जो आखिरी के 5 टॉपिक पर हम चर्चा करें जिसका वेटेज ज़्यादा उसमें समसामयिक यानी करंट अफेयर्स है जो 10 नंबर का है, 10 प्रश्न होगा। समाज जागरूकता जो जीके है ये भी 10 नंबर का है और 10 प्रश्न इस पर भी होंगे। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद देखें जो 13वीं टॉपिक है इसमें अपठित दिग्गंध्यास का विवेचन और विश्लेषण है यानी इसमें अलग से आपको याद नहीं करना। इसमें 2 पैसेज अपठित रूप में दिए रहेंगे, 5-5 नंबर के और 10 नंबर का होगा। तो इसको यदि ऐड करके देखें तो हिंदी आपकी 15 नंबर की हो जाएगी। इसके बाद ग्राफ की तालिका विश्लेषण, तालिका के व्याख्या विश्लेषण, एनटीआई डाटा इंटरप्रिटेशन भी देखें 10 नंबर का यानी 20 नंबर यानी इसका वेटेज सर्वाधिक है। तो आज का लेक्चर देखें जो आधारित है सामान्य अंग्रेजी कॉमन इंग्लिश पर। इसके टॉपिक को देख लें यानी इसमें टॉपिक कौन सा है। ध्यान रखें कि यहाँ 5 नंबर का ही ये है, जो कॉमन अंग्रेजी ये 5 नंबर का है। इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा, मात्र 2 नंबर का ये होगा यानी जिस प्रकार से अपठित हिंदी गद्यांश पर ये देखें 2 जो अपठित गद्यांश देकर 5-5 नंबर के 10 प्रश्न ये बना रहा था, 10 प्रश्न जो 10 नंबर का, वहीं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो अंग्रेजी पर होगा कॉमन इंग्लिश में, इसमें 2 मात्र प्रश्न होंगे यानी काफ़ी सिंपल अंग्रेजी पूछी जा सकती है। इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत देखें तो कुल मिलाकर इसमें जो है टॉपिक है 5 टॉपिक है। पहला तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स है यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द है। स्पेलिंग यानी वैकल्पिक आपको तैयार करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में ग्रामर में आपका हो सकता है आर्टिकल्स हो या नाउन प्रोनाउन जो भी हो। इसके बाद एडियम्स या मुहावरे पूछे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर फोकस एरिया, क्योंकि ये 5 नंबर भी वैल्यूएबल है। तो चलिए इस लेक्चर देखें कुल मिलाकर इसमें टॉपिक कितना आपका दिया गया, 6 टॉपिक है यानी एक तो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा, 5 ये है, इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर ये है और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। हमने सिलेबस को देख लिया। इसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि अब तक अंग्रेजी यानी कॉमन अंग्रेजी में कैसे प्रश्न पूछे गए और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। इसमें चलिए देखते हैं, ये पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है 5 नंबर के जो हम देख रहे हैं कॉमन इंग्लिश, उसको यहाँ से देखें 2021 में जो था उसका जो सेट है उसके आधार पर इसको देखें यानी सेट ए है और ये प्रथम बल्कि सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये कंडक्ट कराया गया था। तो इसको यहाँ पर देखते हैं। डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे यानी 41 से 43 2 प्रश्न इस पर आधारित हैं। इसमें देखें तो सबसे पहले प्रश्न दोनों देख लेते हैं, इसके बाद पैसेज को हम पढ़ते हैं। यानी इसमें जो आपका था यानी 3 प्रश्न है, 41, 42, 43 3 प्रश्न इसमें पूछा है। 3 प्रश्न पैसेज से हो गए, तो 2 प्रश्न मात्र देखें तो आपके ग्रामर से पूछे गए हैं। तो ग्रामर से यहाँ देख सकते हैं 44-45 है और पैसेज पर आधारित जो है 41 और 42 और 43 में। पैसेज में देखें यानी प्रश्न पर सबसे पहले देख लेते हैं तो क्या प्रश्न कह रहा है। द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज,
ये हमको पैसेज के आधार पर ही, इसको अलग से कुछ नहीं करना, हमें पैसेज में ही इसके आंसर को सर्च करना है। द ऑथर जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज, यानी यहाँ भी बिकॉज, यहाँ बिकॉज है। ऑथर जम्प्ड आउट द बेड, बेड से कूदा क्यों, इसका कारण हमें सर्च करना है। ऑथर पियरिंग इनटू द डार्कनेस, यानी डार्कनेस से पियरिंग की स्थिति को हमें देखना है। इसके बाद 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर टू डू फर्स्ट, यानी जो लेखक को सबसे पहले कौन सा करता है जो भी इसमें घटना है। चलिए इसमें सर्च करते हैं आंसर को पैसेज के आधार पर। I climbed into bed and rolled myself in my blanket. First, extinguishing the light that burned steadily near the door, I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glance at the round window. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डार्कनेस यहाँ पियरिंग भी आया है, तो ये प्रश्न से संबंधित आप इसको नोटेड पॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्लैंसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ शिप विच सीम्ड लाइक ए प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस एंड देन आई वॉज सडनली रोस्ड बाय ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर आई जम्प्ड आउट बेड, जम्प्ड आउट बेड ए भी आ गया। Not having allowed for the motion of ship, I was instantly thrown violently across the room. चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में यहाँ देखा जाए तो the author sat peering into the darkness because, इसका आंसर देखें तो 41 का सही आंसर डी बन रहा है। He was afraid. The author sat peering in darkness, ऐसा क्यों हुआ अंधेरे में, वो क्यों, क्योंकि वो डर गया था। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी यहाँ पर कह रहा देखें तो यह है कि आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप, यानी सोने की कोशिश कर रहा था, बट माई फियर, उसका डर जो ऐसा उसे नहीं करने दे रहा था। तो आई सैट द बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस एंड ओकेजनली ग्लैंसिंग, तो मतलब वो डर के कारण। तो इसमें देखा जा सकता है कि जो आंसर है द ऑथर सैट पियरिंग इनटू डार्कनेस बिकॉज, ये आपका डी आंसर सही है। 3 इसमें सही नहीं है, यानी पैसे संबंधित नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। 42 नंबर देखें, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, प्रश्न के साथ देखें तो उसका सी बनेगा ए कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, यानी लेखक जो है वह जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज, यानी वह बिस्तर से बाहर क्यों आया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, यहाँ पर इसको आप देखें, आई वॉज सडनली रोज्ड बाय द ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, आई जम्प्ड आउट द बेड, वह बेड से बाहर क्यों आया कि ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर जो चल रही, ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए वो बेड से बाहर आ गया। नेक्स्ट इसमें देखें 43 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, यानी इसमें जो लेखक सबसे पहले क्या कार्य करता है यह देखें। तो इसमें बी है क्लाइंबिंग इनटू द बेड, यानी वह जो है बिस्तर पर कूदता है। सबसे पहले पैसेज में ही दिया गया है, आई क्लाइंब्ड इनटू द बेड एंड रोल्ड माई हेडसेप इन द ब्लैंकेट, यानी वो बिस्तर पर कूदता है और अपने आप को कंबल से लपेट लेता है। तो सबसे पहले यही कार्य शुरुआत में ही करता है वह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 44 देखें तो गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड, यानी प्राइड का जो इसमें सिनोनिम्स या पर्यायवाची बताना है। तो 44 का सी हो जाएगा डिग्निटी हो जाएगी, यानी प्राइड का डिग्निटी है। और यहाँ पर गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स कीन, कीन का एंटोनिम्स से उल्टा बताना है, तो इसका सही आंसर ए है, डल है। यानी यहाँ कहने का मतलब डिग्निटी जो, यानी प्राइड का मतलब गर्व से है और डिग्निटी भी प्रतिष्ठा या गर्व से ही है। डल का मतलब यहाँ धुंधला और कीन का मतलब जो है उजला से तात्पर्य है। तो यह जो है एक दूसरे के विलोम है और एक दूसरे के पर्याय हैं। चलिए इसमें सेट बी को देखते हैं। सेट बी जो है 2021 में सेट बी था, उसके जो अंग्रेजी के 5 प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें डायरेक्शन उसी तरह से दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। इसमें 51 से 53 यहाँ भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, यह आपका पैसेज उस बेस पर आपके जो है 3 प्रश्नों को देना है, इसके बाद 2 प्रश्न इसके ग्रामर के हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ से शुरू है वो वही प्रश्न का रिपीट हो रहा था। तो यहाँ देखें डायरेक्शन जो दिया गया, इसमें 2021 में पूछे गए प्रश्न में है PYQ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। देखें इसमें 66 से 68 तक दिया गया है। इसके आधार पर आपको 3 प्रश्नों के आंसर देना है। तो देखें यहाँ पर क्या है,
पहला प्रश्न है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। मेनी साइडेड पर्सनालिटी की मीन्स क्या, उसमें पैसेज के हिसाब से ढूंढना है। पीटी नेहरू एंजॉयड, इसको भी हमें ढूंढना है पैसेज में। इसके बाद हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट्स व्यू, यानी पीटी नेहरू के पॉइंट व्यू से कौन सा स्टेटमेंट इसमें रिफ्लेक्ट करता है या सही है। तो ये 3 प्रश्न हमें पैसेज पे सर्च करना। देखें पैसेज को पढ़ लेते हैं। नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, many sided personality. He enjoyed reading and writing book as much as enjoyed fighting political and social evil or resisting tyranny. यानी यहाँ पर भी एक का प्रश्न आंसर इसमें है। In him the scientist and the humanist were held in perfect balance while they kept looking at social problem from a scientific standpoint. यानी साइंटिफिक देखें इसका प्रश्न में था He never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in the benevolent power interested in men's affairs. But as the self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in the life and beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth. He did not see them trailing cloud of glory from the recent sojourn in heaven. He watched them as blossom of promise and renewal, the only hope of mankind. तो इसके आधार पर हमने कुछ प्रश्नों को जो आंसर उसको सर्च किया था पैसेज में। देखते हैं 66 का। देखें ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, यहाँ पर देखें 66 का जो सही आंसर आपका बनेगा ये है ए पर्सन हैविंग वेरीज इंटरेस्ट, यानी एक व्यक्ति का जो है विभिन्न यानी काफ़ी वस्तुओं में इंटरेस्ट या रुचि हो, उसे मेनी साइडेड पर्सनालिटी के रूप में कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नेहरू वाज मेनी साइडेड पर्सनालिटी। मेनी साइडेड पर्सनालिटी में क्या है, ही वाज एंजॉय रीडिंग बुक, यानी किताब पढ़ना, किताब लिखना, एंजॉय फाइटिंग एंड पॉलिटिकल सोशल एविल्स, यानी उनको एंजॉय था फाइटिंग पॉलिटिकल में, सोशल एविल्स आर यानी जो सामाजिक बुराई थी उसमें प्रतिरोध करने में, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्ट हेल्ड परफेक्ट बैलेंस, यानी इस सारी चीज़ों में रुचि थी। इसका मतलब यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पर मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स यहाँ जो हुआ आंसर यही है, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी एक व्यक्ति का कई चीज़ों में रुचि, वह मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब है। पीटी नेहरू एंजॉयड, इसका देखें 67 का सही आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। सी का मतलब डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। डूइंग यानी पीटी नेहरू एंजॉयड किस में खुशी मिलती है, डूइंग ऑल दीज यानी ये सभी करते हैं, एंड मच मोर ज़्यादा करते हैं। यानी देख सकते हैं इसी पैसे में था एंजॉयज फाइटिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल एविल रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, यानी जो इसमें देखें तो यही इसका बन रहा है कि इसमें पीटी नेहरू एंजॉयड डूइंग ऑल दिस एंड, यानी उपरोक्त जो ऊपर दिया गया था, यानी काफ़ी चीज़ों में रुचि वो करने में उनको जो है प्रसन्नता मिलती थी। तो डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। 68 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिया गया है, उसको हम देख लें। सबसे पहले आंसर 68 का देखें तो ये है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट व्यू पीटी नेहरू का है, यानी दृष्टिकोण है। तो यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ दिया था, ये आपका स्टैंड पॉइंट, सांस्कृतिक स्टैंड पॉइंट। ही नेवर फॉरगेट दैट शुड नरिश्ड एंड टोटल मैन। तो उनका पॉइंट भी जो था सांस्कृतिक था, यानी इसमें आंसर जो देखें तो यही बन रहा ए वाला है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी विज्ञान और मानवता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण, इनका पॉइंट भी यही था। चलिए 69 देखें तो यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी ये पर्यायवाची यानी पर्याय है और यहाँ विलोम है। तो 69 का देखें जो है फेमस यानी प्रसिद्ध का देखें तो सिनोनिम्स जो होगा वो ए होगा, यानी पॉपुलर है, ये भी प्रसिद्ध है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है, और इसका देखें तो ओपिक होगा यानी अपारदर्शी होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पूछ रहा, अभी हमने देखा तो इसमें 6 टॉपिक थे। 6 टॉपिक के अंतर्गत अभी तक देखें एक पैसेज पर 3 प्रश्न पूछ रहा, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स से पूछ रहा है। अभी देखें तो कुल मिलाकर 6 टॉपिक में 3 टॉपिक स्किप कर रहा है इन पेपरों में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो PYQ रूप में है, तो इसमें देखें तो 28 से 30 तक यहाँ भी 3 प्रश्न है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यहाँ भी करा है।
तो पैसेज यहाँ पर दिया गया है, तो बल्कि यहीं इसमें रिपीटेड है, जो हमने अभी देखा था सेट, उसी सेट को जो है ये प्रश्न इधर उधर करके दिया है, इसलिए इसमें करने की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसमें अगले जो 5 प्रश्न अंग्रेजी के दिए गए हैं उसको देखते हैं। अलग सेट 2023 का दिया गया, इसमें देखें तो ये है पहला प्रश्न। इसमें देखें तो चूज द एंटोनिम्स, यानी इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है। चूज द एंटोनिम्स अंडरलाइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में जो है वो अंडरलाइन शब्द है। देखें तो ये आपका बन रहा है, यह फास्टियस जो है इसका एंटोनिम्स या विलोम शब्द बताना है। तो फास्टियस का मतलब पहले समझ लें। इसका मतलब होता है बहुत बारीकी से ध्यान देने वाले को फास्टियस कहते हैं, या दूरासाध देख कहते हैं। तो तुनक मिजाज आदमी को फास्टियस कहते हैं, और बहुत बारीकी से ध्यान देने वाले को जो फास्टियस। तो इसका एंटोनिम्स जो उल्टा होगा वो उदासीन या लापरवाह व्यक्ति को कहेंगे। तो इसका पहला आंसर इन केयरलेस, इसका सही जो आंसर होगा केयरलेस होगा। केयरफुल का मतलब तो यह इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स पूछ रहा है तो उसका केयरलेस हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं तो यह है पुट द करेक्ट